सुप्रभात बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, और आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की परिभाषाएं पूरी हो गई थी। आज अपन पढ़ेंगे ग्रेगर जोहन मेंडल का जीवन परिचय। ग्रेगर जोहन मेंडल का जीवन परिचय। ग्रेगर जोहन मेंडल का जीवन परिचय। देखो बच्चों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये ग्रेगर जोहन मेंडल था कौन। ग्रेगर जोहन मेंडल कौन था? ग्रेगर जोहन मेंडल या अपन साधारणतः मेंडल के नाम से जानते हैं। मेंडल वह वैज्ञानिक था जिसने आनुवंशिकी पर विभिन्न प्रयोग किए। सर्वप्रथम आनुवंशिकी पर प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? ग्रेगर जोहन मेंडल। वो कौन था? ग्रेगर जोहन मेंडल। और इसीलिए ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक। बेटा, ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेगर जोहन मेंडल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग किए, आनुवंशिकी से संबंधित नियम दिए। इसलिए ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ कस्बे के सिलीसियन ग्राम में होता। सिलीसियन ग्राम में कहां होता बेटा? ऑस्ट्रिया के हेंजेनडोर्फ कस्बे के सिलीसियन ग्राम में हुआ था। सिलीसियन ग्राम में हुआ था। अब देखो बेटा, इसके बाद में मेंडल ने क्या किया? सन 1842 में, सन 1842 में ऑस्ट्रिया के या अपन इसकी डिग्री की बात करें, सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री ली थी। इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री ली। 1842 में क्या किया बेटा? इसने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। और इसके बाद में सन 1843 में, सन 1843 में ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी का पद ग्रहण किया। क्या किया बेटा? 1843 में ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी का पद धारण किया। देखो, चर्च क्या होता है? जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म मंदिर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईसाई धर्म में क्या होते हैं? चर्च होते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों में पूजा करने के लिए
पुजारी होते हैं, उसी प्रकार से ईसाइयों में चर्च में पूजा करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पादरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? पादरी कहते हैं। इसके बाद में मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग करना प्रारंभ किया, और वो प्रयोग किस पादप पर किए थे इन्होंने? उद्यान मटर पर। किस पर किए थे बेटा? उद्यान मटर पर, जिसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। कुछ बुक्स में सटाइवम की जगह सटाइवम भी होता है, पाइसम सटाइवम। और इस पर प्रयोग किए इन्होंने 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक प्रयोग किए बेटा? 7 वर्ष तक इन्होंने प्रयोग किए थे। तो एक बार दोबारा से अपन देखते हैं मेंडल के जीवन परिचय में। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या था बेटा? ग्रेगर जोहन मेंडल था। और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित नियम दिए थे, आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे सर्वप्रथम, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनडोर्फ कस्बे के सिलीसिया ग्राम में हुआ था, या सिलीसियन ग्राम में हुआ था। 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1842 में क्या किया मेंडल ने? दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद में 1843 में उन्होंने ब्रून शहर में एक चर्च था, ब्रून शहर में क्या था? एक चर्च था। उस ब्रून शहर के चर्च में पादरी का पद धारण किया। एक तरह से ईसाई धर्मों के मंदिर में उसने एक तरह से पुजारी का पद धारण किया, जिसे अपन पादरी बोलते हैं। इसके बाद में मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग करना प्रारंभ किया, और आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किस पादप पर किए थे मेंडल ने? उद्यान मटर पर। किस पर किए थे बेटा? उद्यान मटर पर। मटर की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जिनमें से एक प्रजाति होती है उद्यान मटर, और उद्यान मटर पर मेंडल ने 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। कितने वर्ष तक प्रयोग किए थे? 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। अब अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यानी कि वह नाम जिससे पादप को संपूर्ण विश्व में जाना जाता है उसको वैज्ञानिक नाम बोलते हैं अपन, और ये आईसीबीएन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? आईसीबीएन। आईसीबीएन के तो ये इंटरनेशनल संस्था है जो पादपों का नाम निर्धारित करती है, और उस आईसीबीएन के द्वारा उद्यान मटर को क्या नाम दिया गया है? पाइसम सटाइवम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। तो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या बेटा? पाइसम सटाइवम। इसके बाद में मेंडल के जीवन परिचय के नेक्स्ट बिंदुओं की बात करते हैं अपन। मेंडल के जीवन परिचय के नेक्स्ट बिंदुओं की अपन बात करें तो देखो बेटा 1865 में मेंडल ने जो आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे, आनुवंशिकी में जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके शीर्षकों को एक ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष प्रस्तुत किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम था बेटा? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यानी कि मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए थे, आनुवंशिकी से संबंधित जो भी प्रयोग किए थे, उन सभी प्रयोगों के जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया था? किसके समक्ष प्रस्तुत किया था? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री क्या है बेटा? ये एक आनुवंशिकता से संबंधित वैज्ञानिकों का ऑर्गेनाइजेशन है,
यानी कि जो रूपरेखा मेंडल ने तैयार की, जो भी प्रयोग मेंडल ने किए उनको उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। फिर इसके बाद में 1866 में जो ये ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था थी, इसकी वार्षिक पत्रिका निकलती थी। इसकी क्या निकलती थी? वार्षिक पत्रिका। इसकी क्या निकलती थी? वार्षिक पत्रिका। और इस वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग इस नाम से जो मेंडल के द्वारा विवरण प्रस्तुत किया था। यानी कि मेंडल ने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र प्रस्तुत किया था। क्या क्या रिसर्च किया मटर के पादप के बारे में मेंडल ने, वो सारी कहानी जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र में प्रस्तुत की थी। इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने इस सोसाइटी की एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी। उस वार्षिक पत्रिका में जो मेंडल ने प्रयोग किए थे, जितने भी आनुवंशिकी से संबंधित हैं, उन सभी प्रयोगों को एक हेडिंग के साथ में प्रस्तुत किया गया। और हेडिंग क्या थी? पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग। यानी कि सोसाइटी ने मेंडल ने जितने भी प्रयोग प्रस्तुत किए थे उनको किस हेडिंग के साथ अपनी वार्षिक पत्रिका में प्रस्तुत किया? अपनी वार्षिक पत्रिका में प्रस्तुत किया, जिसकी हेडिंग क्या थी? पादप संकरण पर प्रयोग। क्या थी बेटा? पादप संकरण पर प्रयोग। तो ये ध्यान रखना, अपने को अच्छे से याद करके रखना है किस हेडिंग से आई थी पादप संकरण के प्रयोग और किसने प्रस्तुत की थी? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब देखो नेक्स्ट स्टेप की बात करें अपन, तो 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मेंडल की मृत्यु। और मेंडल की मृत्यु किस कारण हुई? चिरकालिक वृक्क शोथ के कारण। चिरकालिक वृक्क शोथ के कारण, चिरकालिक वृक्क शोथ के कारण मेंडल की मृत्यु हो गई। चिरकालिक का मतलब लंबे समय तक, लंबे समय तक किडनी में इन्फेक्शन के कारण मेंडल की क्या हो गई? 6 जनवरी 1884 को मृत्यु हो गई। देखो बेटा, इसमें इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं अपने पास में। पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है, अगर छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसके बाद में मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए, उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे और उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष किसके समक्ष शोध पत्र में प्रस्तुत किए? तो किसके समक्ष शोध पत्र में प्रस्तुत किए थे? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र में प्रस्तुत किए। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने मेंडल के द्वारा जो शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो आनुवंशिकी संबंधित चर्चाएं की गई थी, आनुवंशिकी संबंधित जो लेख दिया गया था, उसको किस हेडिंग से अपनी वार्षिक पत्रिका में प्रस्तुत किया? तो पादप संकरण पर प्रयोग के नाम से प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, मेंडल की मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हुई थी। और किस रोग के कारण हुई थी? चिरकालिक वृक्क शोथ के कारण। चिरकालीन आता है एक शब्द, चिरकालिक, लंबे समय तक किडनी में इन्फेक्शन की बीमारी वृक्क शोथ, ये शोध नहीं है, वृक्क शोथ, किडनी में इन्फेक्शन के कारण उसकी मेंडल की मृत्यु हो गई थी। तो ये था बेटा मेंडल का जीवन परिचय। इसके बाद में एक आता है मेंडलवाद।
नेक्स्ट देखते हैं अपन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मेंडल। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने पास में, मेंडलवाद। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, मेंडलिज्म या मेंडलवाद, मेंडलिज्म या मेंडलवाद। अब बात आती है कि मेंडलवाद किसे कहते हैं। मेंडल के द्वारा जो उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे, मेंडल के द्वारा जो उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे, उद्यान मटर पर प्रयोग करने के बाद में जो परिणाम निकले, उद्यान मटर पर क्या किए थे मेंडल ने, उद्यान मटर पर क्या किए, प्रयोग किए, और इन प्रयोगों से क्या निकले, परिणाम निकले। इन परिणामों के आधार पर वंशागति के नियम दिए, वंशागति के नियम दिए, या बोल सकते हैं आनुवंशिकी के नियम दिए। किसके नियम दिए, आनुवंशिकी के नियम दिए। और इन नियमों को क्या बोलते हैं, मेंडलवाद, मेंडलवाद कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मेंडलवाद। यानी कि मेंडल ने उद्यान मटर पर जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों से जो परिणाम निकल कर के आए, उन परिणामों के आधार पर, उन परिणामों के आधार पर आनुवंशिकी, आनुवंशिकी या वंशागति या आनुवंशिकता, ये इन्हीं से संबंधित है, आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए, के नियम प्रतिपादित किए। और इन नियमों को क्या बोला बेटा, मेंडलवाद। क्या बोलते हैं, मेंडलवाद। कि मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग करके जो परिणाम निकाले, उन परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के जो नियम प्रस्तुत किए गए, उन नियमों को मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा, मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है, पूछा भी गया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलवाद के नाम से, मेंडलिज्म के नाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है बेटा अपने मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण। कि मेंडल किस प्रकार अपने प्रयोगों में सफल हुए, मेंडल किस प्रकार अपने प्रयोगों में सफल हुए। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये आती है, सफलता का प्रमुख कारण क्या था। सफलता का प्रमुख कारण था कि एक समय में मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में, एक समय में एक ही लक्षण की, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यानी कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन का मतलब है कि पादप की लंबाई का अध्ययन किया, तो एक समय में पादप की लंबाई का ही अध्ययन किया। उसके बाद में फूल के रंग का अध्ययन किया, तो एक समय में फूल के रंग का ही अध्ययन किया। इसके बाद में बीज के आकार का अध्ययन किया, तो एक समय में बीज के आकार का ही अध्ययन किया। इसके अलावा बीज पत्र के रंग, बीज चोल के रंग का किया, तो एक समय बीज चोल के रंग का ही अध्ययन किया। इसके अलावा दूसरी बात देखें अपन, तो मेंडल ने क्या किया था, अपने संकरण के प्रयोगों का आंकड़े जो प्राप्त किए थे उनका सावधानी पूर्वक, दूसरा क्या किया था, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के द्वारा क्या प्राप्त किया, जो उनका सांख्यिकीय विश्लेषण प्राप्त किया। क्या किया, उसका सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। जितने भी आंकड़े प्राप्त किए थे मेंडल ने क्या प्राप्त किए, जो भी आंकड़े प्राप्त किए थे उन आंकड़ों का क्या किया, सांख्यिकीय विश्लेषण किया।
क्या किया बेटा? सांख्यिकीय विश्लेषण किया। अब ये प्रयोगों से क्या तो आंकड़े प्राप्त हुए और क्या उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तो अपन ने देखा था कि जैसे अपन देख रहे थे, एक संकरण प्रयोग किया तो उसकी F2PD में लक्षण प्रूफ का अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 3:1 प्राप्त हुआ था और जीन प्रूफ का अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ था। वैसे अपन ने द्विसंकरण का अनुपात जो देखा था, वहां देखा था लक्षण प्रूफ का अनुपात क्या था बेटा? 9:3:3:1। और जो जीन प्रूफ का अनुपात देखा था अपन ने 1:2:4:1:2:1:1:2:1 था। तो इस प्रकार से जो ये आंकड़े प्राप्त किए, उन सभी आंकड़ों का क्या किया? सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया और F2PD तक इनका अध्ययन किया। कहां तक अध्ययन किया था? F2PD तक सभी आंकड़ों का क्या किया? अध्ययन। F2PD तक क्या किया? अध्ययन किया। और तीसरी यदि बात करें अपन कि मेंडल की सफलता का तीसरा कारण क्या था, तो बेटा देखो तीसरा कारण क्या था? सही पादप का चुनाव करना। सही पादप का चुनाव किया था मेंडल ने। सही पादप क्या था? उद्यान मटर, उद्यान या बोल सकते हैं अपन वैज्ञानिक भाषा में पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम यानी कि एक ऐसे पादप का चुनाव किया जिसमें विभिन्न प्रकार का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। और वो पादप क्या था? पाइसम सटाइवम या उद्यान मटर। तो ये प्रमुख कारण थे। तो मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या क्या हुए बेटे? पहले कारण तो यह हुआ कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने अपने संकरण के जो भी प्रयोग किए, उन सभी का सावधानी पूर्वक जो आंकड़े प्राप्त किए थे, उन आंकड़ों का क्या किया? सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय विश्लेषण किया और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर F2PD तक उसका क्या किया? अध्ययन किया। F2PD तक क्या किया? अध्ययन किया। नंबर तीसरा, मेंडल ने क्या किया था? सही पादप का चुनाव किया। क्या किया? सही पादप का चुनाव किया था। यानी कि पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। ऐसे पादप का चुनाव किया जिसमें विभिन्न लक्षणों को देखा जा सकता है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है मटर के पादप के चयन का कारण। कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया साहब? और भी तो बहुत सारे पादप थे, और भी तो बहुत सारे पादपों का चुनाव किया जा सकता था। तो मटर के पादप के चुनाव का कारण, मटर के पादप के चुनाव का कारण, चुनाव का कारण, मटर के पादप के चुनाव का कारण कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया और पादपों का चुनाव क्यों नहीं किया? भाई बड़े बड़े वृक्ष हैं, मटर वृक्ष का चुनाव कर सकता था। और जैसे हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे डाइकोट्स प्लांट्स हैं, द्विबीजपत्री पादप है, एक बीज, औरों का चुनाव क्यों नहीं किया? मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया? सॉरी। तो देखो बेटा इसका प्रमुख कारण क्या था? नंबर 1, सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1 प्रमुख कारण क्या था कि मटर का पादप 1 वर्षीय होता है। क्या होता है? 1 वर्षीय पादप होता है। मटर का पादप क्या होता है? 1 वर्षीय पादप होता है। तो 1 वर्षीय होने से क्या लाभ हुआ मेंडल को? मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, इससे क्या फायदा हुआ बेटा? 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में ही अधिकतम लक्षणों का या अधिकतम पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर का पादप 1 वर्षीय होने का प्रमुख लाभ यह था कि कम से कम समय में अधिकतम लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी बात करें तो मटर का पादप क्या था? द्विलिंगी। मटर का पादप क्या होता है? द्विलिंगी होता है। मटर का पादप द्विलिंगी होता है। तो इसमें क्या है? स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता है। स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता है और समयुग्मजीय अवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है। समयुग्मजीय अवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
दूसरा मेंडल के चुनाव, मटर के पादप चुनाव कारण क्या था कि मटर का पादप द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी पुष्प है उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जा रहे हैं, तो ऐसा पादप क्या कहलाएगा, ऐसा पुष्प तो कहलाएगा द्विलिंगी पुष्प, और ऐसा पादप क्या कहलाएगा, द्विलिंगी। यानी कि जिसमें नर भाग भी पाया जा रहा है, जैसे डायग्राम में देखिए तो फूल में इस प्रकार से बीचों बीच एक भाग होता है, इस प्रकार से भाग लगे रहते फूल के साथ में। तो ये तो इसके पुंकेसर हो गए, इसमें ये रहते स्त्री केसर, इसमें क्या रहते स्त्री केसर। तो ये तो नर भाग होता है, ये क्या होता है इसका मादा भाग फूल का, तो ये भी पाया जा रहा है और ये भी पाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, पुष्प और पादप क्या होगा, द्विलिंगी होगा, और द्विलिंगी होगा तो इसमें स्वपरागण आसानी से हो सकता है। स्वपरागण का मतलब इसमें तो बनते हैं परागकण, क्या बनते हैं बेटा, परागकण। ये परागकोश है, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। ये फूटता है और ये परागकण पाउडर के रूप में बाहर निकलते हैं। यहां से निकल करके ये इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा, स्वपरागण। क्या कहलाता है, स्वपरागण। अब स्वपरागण होगा तो समयुग्मजीय अवस्था प्राप्त होगी। समयुग्मजीय अवस्था स्वपरागण से कैसे प्राप्त होगी कि बेटा ये नर भाग है और इसके अंदर जो कोशिका है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पूरे के पूरे भाग लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसकी कोशिकाओं की बात करें परागकोश की, तो माना ये पादप लंबा है, ये पादप कैसा है, लंबा है, तो इसकी कोशिका होगी, उसमें कैपिटल टी स्थिति होगी, और एक ही पादप का ये मादा भाग भी उसी पादप का है, तो जो इसकी कोशिका होगी, इसकी कोशिका की स्थिति जो मादा भाग है उसकी कोशिका में भी क्या स्थिति होगी, कैपिटल टी क्या होगी, कैपिटल टी। अब ये नर भाग है कैपिटल टी और ये मादा भाग है, युग्मक बनेंगे कैपिटल टी, ये बने कैपिटल टी। अवस्था कैसी प्राप्त होगी, कैपिटल टी कैसी प्राप्त हुई, समयुग्मजी। कैसे प्राप्त हुई, समयुग्मजी। छोटा पादप होगा तो स्मॉल टी प्राप्त होंगे, तो अवस्था कैसे हो जाएगी, समयुग्मजी। तो ये था इसका दूसरा चुनाव का प्रमुख कारण बेटा। मटर के पादप का मेंडल के द्वारा चुनाव का दूसरा प्रमुख कारण क्या था बेटा, कि मटर का पादप द्विलिंगी होता है, इसलिए स्वपरागण आसानी से करवाया जा सकता है और समयुग्मज अवस्था प्राप्त की जा सकती है। देखो बेटा तीसरा कारण क्या था, विपुंसन क्रिया आसानी से की जा सकती है। विपुंसन क्रिया आसानी से की जा सकती है और कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। कृत्रिम परागण कराया जा सकता है, विपुंसन की क्रिया आसानी से की जा सकती है और कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। तो बेटा इसमें पहले तो अपने को यह समझना है कि साहब ये विपुंसन क्या होता है। विपुंसन क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया, ये पुष्प का मादा भाग है और ये पुष्प का नर भाग है। ये पुष्प का क्या है, नर भाग है। अब किसी चिमटी या कैंची की सहायता से इस नर भाग को काट करके अलग कर दें। ये जो नर भाग जितने भी लगे हुए हैं उनको जैसे अपन ने काट करके क्या कर दिया, अलग कर दिया। चिमटी या कैंची की सहायता से क्या कर दिया, काट करके अलग कर दिया। इसको नर भाग को काट करके अलग कर दिया। तो इस नर भाग को काट करके अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। अब देखो बेटा इससे क्या होगा कि भाई इसमें परागकण बनते हैं और परागकण इस पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो परागण होता है। जब इस नर भाग को काट कर ही अपन ने अलग कर दिया तो ये क्रिया तो विपुंसन कहलाई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस फूल के परागकण तो इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जब पुंकेसर वाले भाग को काट कर ही अलग कर दिया तो परागकण कहां से आएंगे, तब तो बेटा दूसरे पुष्प से आएंगे। तो अपन डाल देंगे, जैसे कोई भी बाहर से कोई भी अन्य पादप का पुष्प है उसके परागकण जब इस पर डाल देंगे, हम डालेंगे, तो क्या कहलाएगा बेटा, कृत्रिम परागण। अपन ऐसे पुष्प के डालते हैं जिसमें कोई अलग विशेषता है और फिर इससे जो संतति प्राप्त होगी उसमें वो विशेषता पर चाहते हैं, तो दूसरे पुष्प के परागकणों को इस पर जब ला करके डाल दी जाएगी। इसके खुद के तो है नहीं, इसको तो विपुंसन क्रिया द्वारा काट करके अलग कर दिया। दूसरे पुष्प के दूसरे पादप पर लगे हुए पुष्प के परागकण इस पर लाकर डाल रहे हैं, तो बेटा ये परपरागण है, या अपन डाल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, कृत्रिम परागण के नाम से जाना जाता है। तो ये विपुंसन की क्रिया इसमें आसानी से की जा सकती है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, कि ये तो था इसका तीसरा पॉइंट, विपुंसन की क्रिया आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा चौथा नंबर, विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विभिन्न
प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर में क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो बेटा एक बात आती है कि साहब ये विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? पहले भी आपने बताया था एक दो बार कि विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। देखो बेटा विपर्यासी लक्षणों का मतलब क्या होता है कि एक ही पादप है, जैसे मटर का पादप है, तो कोई भी विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं उनमें विभिन्न अंतर देखने को मिलते हैं लक्षणों में, तो वो विपर्यासी लक्षण होते हैं। जैसे कैसे कि मटर के पादप में पादप लंबेपन का लक्षण होता है, कुछ पादप लंबे भी होते हैं, कुछ पादप बोने होते हैं। मटर के पादप में लाल फूल भी आते हैं, मटर के पादप में सफेद फूल भी आते हैं। अब नई जो बुक्स आई हैं उनमें बैंगनी और सफेद बोल रही हैं। मटर के पादप में पुष्प शीर्ष पर भी आते हैं, पुष्प शीर्ष पर भी आते हैं और पुष्प कक्ष में भी आते हैं, यानी कि साइड में भी आता है। मटर के पादप में जो बीज होते हैं गोल भी पाए जाते हैं और झुर्रीदार भी पाए जाते हैं। मटर के पादप की बात करें तो बीज के चारों तरफ जो खोल पाए जा रहे हैं, बीज पत्र के रंग की बात करें, पीले भी पाए जाते हैं और खोल कैसा पाया जाता है? हरा भी पाया जाता है। तो ये जो विभिन्न लक्षणों में अंतर पाए जा रहे हैं, ऐसे लक्षणों को बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। क्या बोलते हैं बेटा? विपर्यासी लक्षण। तो मटर के पादप में विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो बेटा यहां पढ़ रहे थे अपन मटर के पादप के चुनाव का कारण। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया? ऐसा मटर के पादप में उसको क्या दिखाई दिया मेंडल को कि उसने मटर के पादप का ही चुनाव किया? तो मैंने बताया आपको कि एक वर्षीय पादप होता है जिससे कम समय अवधि में अधिकतम लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास में द्विलिंगी होता है। जब द्विलिंगी होता है यानी कि द्विलिंगी का मतलब नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, तो स्वयंपरागण आसानी से करवाया जा सकता है और संयुग्मज अवस्था प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखा बेटा मैंने विपुंसन आसानी से किया जा सकता है, यानी कि किसी भी नर वाले भाग को जैसे चिमटी या कैंची की सहायता से हम काट करके अलग कर देते हैं फूल से, तो वो प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। और विपुंसन की क्रिया करके हम कृत्रिम परागण करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अपन ने देखा था कि लंबाई के आधार पर अंतर पाया जा सकता है, फूल के रंग के आधार पर, फूल के लगने के आधार पर, फली के रंग के आधार पर, बीज के आकार के आधार पर आदि विभिन्न प्रकार के अंतरयुक्त लक्षण पाए जाते हैं जिन्हें विपर्यासी लक्षण कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब मेंडल को मटर में दिखाई दी तो इस कारण ही उसने मटर के पादप का चुनाव किया। तो बेटा इसको अच्छे से पढ़ना है। आज अपन ने कुछ टॉपिकों का अध्ययन किया, किस किस का? मेंडल का जीवन परिचय, दूसरा अपन ने मेंडलवाद, तीसरा क्या किया था अपन ने कि एक किया अपन ने मटर के पादप को चुनाव का ही कारण, क्या किया? मटर के पादप का चुनाव का ही कारण। और एक किया था मेंडल ने अपने प्रयोगों में मेंडल ने सफलता के कारण क्या है, प्रयोगों में मेंडल के द्वारा सफलता के प्रमुख कारण क्या क्या है। ठीक है, तो इनका अच्छे से अध्ययन करना और नोट्स बनाने।